हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुडिशरी एकेडमी और मेरा नाम है इंदु चौहान। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस को आगे, यानी कि जो जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट हमारी चल रही है। इससे पहले हम लोग जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, जहाँ पे हमने जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन डिफरेंट जूरिस्ट के अकॉर्डिंग देखी थी। ठीक है, उसके बाद में हमने एनालिटिकल लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को डिस्कस किया है। ठीक है, वो स्कूल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकेंड स्कूल को डिस्कस करेंगे, जो कि है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब मैं वैसे कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में हम लोग दो जूरिस्ट को डिस्कस करेंगे और हिस्टोरिकल स्कूल के थोड़े से इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसका वीडियो का पार्ट 2 भी हम लोग निकालेंगे, जिसमें हम बचे हुए जो हमारे जो दो जूरिस्ट हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हमारा हिस्टोरिकल स्कूल का है पार्ट 1, यानी कि फर्स्ट लेक्चर देखा जाए तो। ठीक है, तो हिस्टोरिकल स्कूल को स्टार्ट करने से पहले ज़रा एनालिटिकल स्कूल को एक बार थोड़ा सा याद करते हैं। सबसे पहला तो एनालिटिकल स्कूल क्या कहता है? टॉक्स अबाउट लॉ एज इट इज़, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं, जैसे कि अभी लेट डाउन किए गए हैं उन्हीं लॉज के बारे में ये बात करता है कि जैसे लिखा गया है वैसे। यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो लॉ है वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट है? स्टेट से। यानी कि स्टेट जो है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है, वो लॉज को लेट डाउन करती है विद एंड दे आर बैक्ड बाय सैंक्शंस। ठीक है, यानी कि वो पनिशेबल होते हैं। तो बेसिकली वो किससे रिलेट करते हैं कि जो लॉ है वो है जो स्टेट उनको लेट डाउन करता है, बनाता है। अब हिस्टोरिकल स्कूल की बात किया जाए तो ये लोग क्या करते हैं? इवैल्यूएशन ऑफ लॉ कैसे इवॉल्व हुआ, इसकी पास्ट हिस्ट्री क्या थी, उस बारे में बात करता है। और हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर जो लॉ है वो डायरेक्टली सोसाइटी से कनेक्टेड है। कैसे? यहाँ पे स्टेट से कनेक्टेड था और यहाँ पे हिस्टोरिकल स्कूल में सोसाइटी से कनेक्टेड है। कैसे? क्योंकि जो सोसाइटी है उसकी नीड्स और उसके सर्कमस्टेंसेस, उसके लोगों को देखते हुए हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि वो उन्हीं चीज़ों से जो है वो हमारे लॉज बनते हैं। तो हिस्टोरिकल स्कूल के लिए लॉ क्या है? सोसाइटी से रिलेट करता है। और दूसरा जो लॉ है वो लोगों की नीड्स, उनकी नेसेसिटीज़, उनके लोग जो सोसाइटी में रह रहे हैं उनके थ्रू बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने दे दिया आपको छोटा सा जस्ट कि हिस्टोरिकल स्कूल बात किस बारे में करेगा। एनालिटिकल स्कूल डिस्कस कर चुके हैं, बात ही खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज मेनली कंसर्न विद द सोसाइटी। ये जो मैंने आपको अभी बताया वही लाइन है। उसके बाद में इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ लॉ, कैसे लॉ इवॉल्व हुआ है फ्रॉम प्रिमिटिव लीगल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द एंशंट कम्युनिटीज़, यानी कि पहले की जो कम्युनिटीज़ थी उन्होंने कैसे इनको इवॉल्व करके लीगल इंस्टीट्यूशंस की तरफ ये आया है, तो उसके बारे में कॉन्सेंट्रेट करती है, यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ लॉ पे कॉन्सेंट्रेट करती है। देन हिस्टोरिकल स्कूल डील विद द जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ओरिजिन ऑफ लॉ एंड इट्स डेवलपमेंट। जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो जनरल प्रिंसिपल से डील करती है, जो कि किससे कौन गवर्न करते हैं? द ओरिजिन ऑफ लॉ एंड इट्स डेवलपमेंट को गवर्न करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सन हेनरी मैन, यानी कि ये एक जूरिस्ट थे। ठीक है, जूरिस्ट, हाँ ऑफकोर्स थे, किसके? जूरिस्प्रूडेंस के, और स्पेशली फॉर द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो मॉन्टेस्क्यू हैं वो फर्स्ट जूरिस्ट हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल के मेथड, जो हिस्टोरिकल मेथड है उसको एक्सेप्ट किया, उसके बारे में स्टडी करी। ठीक है, एंड ही केम टू द कंक्लूजन दैट लॉज आर द क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट एंड लोकल सिचुएशंस, यानी कि जो सोसाइटी में लोकल सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, लोगों की नीड्स हैं, उन्हीं सब का क्रिएशन है वो लॉ है, अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, सो मॉन्टेस्क्यू क्या थे? यहाँ के फर्स्ट जूरिस्ट थे हिस्टोरिकल स्कूल के, और उन्होंने सबसे पहले हिस्टोरिकल स्कूल को पढ़ा था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक बार वापस से मैं इसका जस्ट समझा देती हूँ। सबसे पहले जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो डायरेक्टली सोसाइटी से कनेक्टेड है, ये लॉ की इवैल्यूएशन पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करते हैं। दूसरा, जो जनरल प्रिंसिपल से डील करते हैं, जो कि ओरिजिन ऑफ लॉ और उसके डेवलपमेंट पे गवर्न करता है। ठीक है, अब सर हेनरी मैन थे जिन्होंने कहा जो मॉन्टेस्क्यू हैं वो फर्स्ट जूरिस्ट हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल मेथड को अडॉप्ट किया, उसके बारे में स्टडी करी और इस कंक्लूजन पे आए कि जो लॉ है वो क्या है? जो लोकल क्लाइमेट है, लोकल सिचुएशंस है, उन सब का क्रिएशन है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग इस बारे में कि हिस्टोरिकल स्कूल में हम लोग कौन सी जूरिस्ट देखेंगे। सबसे पहला मॉन्टेस्क्यू, ईयर याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। FK वॉन सेविग्नी, इनका फुल नेम भी आपको पता होना चाहिए एक बार, जॉर्ज पुक्ता एंड सर हेनरी मैन। ठीक है, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। जूरिस्ट को स्टार्ट करने से पहले ज़रा देख लेते हैं हम लोग कि एक हिस्टोरिकल स्कूल और एक लीगल हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। अब देखो, हिस्टोरिकल स्कूल यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, लीगल हिस्ट्री अगेन पास्ट की बात कर रही है, तो पर इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है?
अब हिस्टोरिकल स्कूल का क्या है? It proceeds to examine the manner, circumstances, and the factors responsible for the growth of law and takes account of social forces operating in the process of evolution of law. ठीक है, ये क्या करते हैं? मैनर, सर्कमस्टेंसेस एंड फैक्टर्स, इन सबको एग्जामिन करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रोथ ऑफ लॉ के। ठीक है, यानी कि ये जो भी फैक्टर्स, जो भी सर्कमस्टेंसेस एक लॉ की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हीं सभी मैनर्स और उन सभी सर्कमस्टेंसेस को ये क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल। ठीक है, एंड टेक्स अकाउंट द सोशल फोर्सेस ऑपरेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, और उन सभी सोशल फोर्सेस को अकाउंट करते हैं, उनको देखते हैं जो कि उस इवोल्यूशन के प्रोसेस में उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, वापस समझाती हूँ एक बार और, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हुआ मेरे बोलने के अंदर। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हिस्टोरिकल स्कूल क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं उन सर्कमस्टेंसेस, उन फैक्टर्स को जो रिस्पॉन्सिबल है लॉ की ग्रोथ में। ठीक है, और क्या करते हैं? उन सभी सोशल फोर्सेस को जिनके थ्रू जो प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन को इफेक्ट करते हैं, उन सबका ध्यान देते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, सो ये बात होगी हिस्टोरिकल स्कूल की। लीगल हिस्ट्री क्या करते हैं? It deals merely with the factual narration of development of law, the various legal institutions of a community in a chronological order। यानी बेसिकली क्या करते हैं कि लॉ के डेवलपमेंट के बारे में और वेरियस जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, कम्युनिटीज़ हैं जो पास से आगे आगे आती जाई हैं, उन सब के बारे में क्या करते हैं ना, एक फैक्चुअल नरेशन देते हैं। और किस ऑर्डर में? यानी कि पहले कौन सी आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये लोग बात करते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल स्कूल एंड लीगल हिस्ट्री। क्या देखा अभी तक? सबसे पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल स्कूल का इंट्रो पार्ट देखा हमने कि क्या बात कर रहा है ये। उसके बाद में हिस्टोरिकल स्कूल और लीगल हिस्ट्री में डिफरेंस देखा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जूरिस की, जो है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, अब मॉन्टेस्क्यू क्या है? इनका ईयर वापस मैंने बोल दिया है, याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। द फाउंडेशन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, सॉरी आप लोगों को दिख रहा नहीं है, हाँ, नाउ इट्स विजिबल। द फाउंडेशन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इन फ्रांस was laid down by the Montesquieu। बेसिकली उनको फाउंडर कहा जाता है हिस्टोरिकल स्कूल का। ठीक है, उसके बाद में उनका सबसे क्लासिक वर्क क्या था? स्प्रिट्स ऑफ लॉ, जो कि 1748 में आया था। अगेन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, he held that the laws should be adopted to suit the people for whom they are framed, keeping in the view the degree of liberty which constitutes desires to grant to its people। यानी कि इनका क्या कहता है कि जो लॉ है वो लोगों से बनते हैं जो एक सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, जो बहुत सारे लोग हैं जो सोसाइटी में रहते हैं, उनकी नीड्स और उनकी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लॉ बनाइए, क्योंकि ये उनके लिए बनाए गए हैं, उन्हें अडॉप्ट करने हैं। तो उनको देखते हुए ही, उनको एकदम दिमाग में रखते हुए ही लॉज को फ्रेम किया जाए, और इतना ध्यान रखा जाए कि उनको कितनी लिबर्टी देनी है और कितनी नहीं देनी है, इस बारे में ध्यान रखते हुए लॉज को बनाया जाए। ये कहा था मॉन्टेस्क्यू ने। ही लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। इन्होंने कंपैरेटिव जो फाउंडेशन था वो लेट डाउन किया था कि सोशियोलॉजिकल स्कूल और इसमें क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, सो मॉन्टेस्क्यू के बारे में 4 बातें ही इंपॉर्टेंट है जो याद होनी चाहिए। पहले तो इनका ईयर, उसके बाद में इन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल की फाउंडेशन लेट डाउन की थी। फर्स्ट जूरिस्ट थे ये हिस्टोरिकल स्कूल के। सेकंड, इनका जो क्लासिक वर्क था वो स्प्रिट ऑफ लॉज था। इन्होंने लॉ के बारे में क्या कहा कि लॉज इस तरीके से बनाए जाएं लोगों को ध्यान में रखते हुए, जो सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि उन्हें वो लॉज अडॉप्ट करने हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, और ये ध्यान में रखा जाए कि उनको कितने डिग्री का लिबर्टी देना है, कितना फ्रीडम देना है और कितना नहीं। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड की बात करते हैं, वो है वॉन सेविग्नी। बहुत इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हैं ये हिस्टोरिकल स्कूल के, और बहुत बार एग्जाम्स में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अंदर, मतलब सॉरी एक मेन क्वेश्चन के अंदर ही आता है। वट एवर आई एम सेइंग, तो सा दिमाग इधर उधर है, डोंट माइंड। सो वॉन सेविग्नी बात कर रहे हैं, वॉन सेविग्नी की। ही इज कंसीडर्ड एज अ प्रोपाउंडर ऑफ अ हिस्टोरिकल स्कूल। एमसीक्यूज में वो कंफ्यूज मत हो जाना, अगर फाउंडर आए तो मॉन्टेस्क्यू है और प्रोपाउंडर आएंगे तो वॉन सेविग्नी है। ठीक है, इनका फुल नेम आप देख लेना, प्रोनाउंस करना बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद में इनका जो बर्थ हुआ था वो फ्रैंकफर्ट में हुआ था, जर्मनी में 1779 में। ही एजुकेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मार्बर्ग एंड, ये जो भी है इसको भी आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा, स्पेलिंग मैंने सही लिखी है। ठीक है, तो
वही हर जुरिस्ट को स्टार्ट करने से पहले अपने को कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ एजुकेशन लिया है, कहाँ इनका करियर रहा है, ये सब चीज़ें अपने को देखनी होती है, इनका फुल नेम, इनके फेमस वर्क, तो वही सभी इसके इनके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे इनको एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है कि मैं आपको इस चीज़ में बारे में कुछ समझाऊँ, बट हाँ आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में तो ये सब लिखना ही पड़ेगा। जूरिस्प्रूडेंस इज ऑल अबाउट दी रट्टाफिकेशन, इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। He was appointed as a professor of University Berlin in 1810. He was appointed as a minister of justice in Persia and got retired from the post in 1848. इस समय रिटायर्ड हुए थे। तो देख लिया आपने इनका एजुकेशन यहाँ पे है, करियर वाइज ये क्या थे, ये यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इनके फेमस वर्क, ये इनके तीनों फेमस वर्क्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। History of Roman Law and Medieval Ages, System of Modern and Roman Law, Law of Possession, ये सभी इनके वर्क्स हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी वर्क आए तो कोई भी वर्क लिख सकते हैं। ये हो गई वॉन सेविग्नी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। प्रपाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल हैं, इनका फुल नेम है फ्रेडरिच कार्ल वॉन सेविग्नी। ये फ्रैंकफर्ट में बॉर्न हुए थे 1779 के अंदर। इन्होंने मार्बर्ग यूनिवर्सिटी से अपना एजुकेशन लिया था। उसके बाद में बर्लिन में ये यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ प्रोफेसर अपॉइंट हुए थे। बाद में इन्होंने मिनिस्टर ऑफ जस्टिस भी, एज ए मिनिस्टर ऑफ जस्टिस भी इनको अपॉइंट किया गया था। बाद में इन्होंने 1848 के अंदर वहाँ से भी वो पोस्ट से रिटायरमेंट ले लिया था। इनके 3 फेमस वर्क हैं, हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉज इन मिडल एजेस, सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ एंड द लॉ ऑफ पोजेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। सो ही डाइड इन बर्लिन, आई होप इट्स विजिबल, ही डाइड इन बर्लिन 1861 एंड इन्होंने क्या कहा लॉ के बारे में, लॉ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ कॉमन कॉन्शियस ऑफ अ पीपल, यानी कि जो लोगों के कॉमन कॉन्शियसनेस में जो चल रहा होता है वो उन सब का मैनिफेस्टेशन होता है लॉ, ठीक है। एंड इट ग्रोज विद द ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन्स विद द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल एंड डाइज अवे एज अ नेशन लूजेज इट्स नेशनैलिटी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, इन्होंने कहा कि लॉ क्या होता है, जो लोगों के कॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है वही उसका मैनिफेस्टेशंस होते हैं लॉ। ये लोगों के ग्रोथ के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, उनकी नीड्स के हिसाब से बदलते रहते हैं और स्ट्रेंथन होते रहते हैं, ठीक है। ये हो गई लॉ की बात। तो वॉन सेविग्नी ने क्या कहा लॉ को लेके, वो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया। अब इन्होंने एक क्या कही, एक थ्योरी दी, वॉल्क-गीस्ट की थ्योरी कहते हैं उसको, एज अ सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एग्जाम में आता है ये और हम लोग इसको तरीके से देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, एग्जाम में ये लिख के आ जाएंगे, इट्स मोर देन सफिशिएंट, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बुक्स आप रेफर करेंगे तो इससे बहुत सारा दे रखा है, बट जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ ले आई हूँ, इससे अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ लॉ लाइज इन द पॉपुलर स्पिरिट ऑफ पीपल विच सेविग्नी टर्म्ड एज वॉल्किस्ट, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, जो लॉ है वो किस में, पॉपुलर स्पिरिट ऑफ पीपल में लाइज करता है, यानी लोगों की नीड्स और नेसेसिटीज़ पे लाई करता है, और उन्होंने इसी जो थियोरी को नाम दिया वॉल्किस्ट। तो वॉल्किस्ट का मतलब क्या है, द जनरल विल ऑफ पीपल, लोगों की क्या जनरल इच्छाएं हैं, उन्होंने इसका नाम दिया वॉल्किस्ट, ठीक है। लॉ हैज़ एन अनकॉन्शियस ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड इट इज़ नीदर फाउंड नॉर आर्टिफिशियली मेड, ठीक है। मतलब बहुत एक सिंपल सी डेफिनेशन है और एक लाइन है कि जो लॉ है वो अनकॉन्शियस ऑर्गेनिक ग्रोथ है, जो ना तो कहीं मिलती है ना उसको आर्टिफिशियली मतलब कि बनाया जा सकता है आर्टिफिशियली। ये क्या होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड में आपके लोगों की नीड्स पे डिपेंड करता है, वो चीज़ है, ठीक है। द बेसिक लॉ is to be found in the Volgeist, which means the people's consciousness or the will and consist of the traditions, customs, habits, practices and belief of people, ठीक है। यानी कि उनके कॉन्शियस के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें ले आए, हम उनके ट्रेडिशंस, कस्टम्स, हैबिट्स, प्रैक्टिसेस, बिलीव्स ऑफ पीपल, इन सभी को, ये सभी उस लॉ के अंदर क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। ये उनके कॉन्शियस में इंक्लूडेड है, और लॉ को हम क्या कहते हैं, पीपल, जो लोगों का कॉन्शियस है उसे ही हम लॉ कह रहे हैं, ठीक है। सॉरी, हम क्या कह रहे हैं, वॉन सेविग्नी कह रहे हैं, ठीक है। लॉ इज एन यूनिवर्सल इन नेचर बट लाइक लैंग्वेजेस इट वेरीज विद पीपल, टाइम एंड नीड ऑफ द कम्युनिटी। ऑफकोर्स समय के साथ हमको लॉज जो होते हैं उन्हें बदलना पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा लॉ के बारे में। देन सिंस लॉ शुड ऑलवेज कन्फर्म टू द पॉपुलर कॉन्शियसनेस वॉल्गीस्ट द कस्टम्स नॉट ओनली प्रोसीड्स द लेजिस्लेशन बट इट इज सुपीरियर टू इट, ठीक है। अब जो लॉज होते हैं
वो क्या होते हैं, लोगों का पॉपुलर कॉन्शियसनेस होता है जिसको हम वॉल्गीस्ट कहते हैं। जो कस्टम्स होते हैं वो नॉट ओनली प्रोसीड्स द लेजिस्लेशन, केवल लेजिस्लेशन को प्रोसीड नहीं कर सकते लेकिन वो सुपीरियर भी होते हैं। आप कहीं मानेंगे कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ कुछ जो लॉ के तो अगेंस्ट हैं बट लोग एज अ कस्टम उसको आज भी फॉलो करते हैं। ठीक है, विद द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लॉ द पॉपुलर कॉन्शियस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लॉयर्स हु आर नथिंग बट द माउथ पीस ऑफ द पॉपुलर कॉन्शियस। यानी कि हम लोगों की नीड्स और नेसेसिटीज़ की बात कर रहे हैं, भाई एक ही लाइन को रिपीट करा जा रहा है बार बार डिफरेंट चीज़ से, लेकिन समझाई एक ही चीज़ जा रही है कि जो लॉ है वो क्या है, लोगों की नीड्स और नेसेसिटीज़ के साथ में बदलते भी रहते हैं और उन्हीं को ही हम लॉ कह रहे हैं। अब यहाँ पे लॉयर्स को क्या बताया है, एक माउथ पीस बताया गया है लोगों का, जो कि उनको एज ए लॉ एक आगे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उन्हें ग्रो करवाते हैं। ठीक है, तो वॉल्गीस्ट एज अ सोर्स ऑफ लॉ आपको समझ में आ गया होगा। एक ही लाइन कही गई है जिसको हमने जिसमें हमने ट्रेडिशंस भी इंक्लूड किए, उसको यूनिवर्सल नेचर का भी बताया, ये भी कहा उसको एज ए लैंग्वेज से कंपेयर किया गया कि वो डिफरेंट होता जाता है विद द नीड्स एंड नेसेसिटीज़ ऑफ द पीपल। ठीक है, लॉयर्स को यहाँ पे माउथ पीस कहा गया। तो दिस इज द जिस्ट अबाउट द वॉल्गीस्ट थियरी एज अ सोर्स ऑफ लॉ। अब हम बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर लेते हैं क्या कह रहे थे हम लोग। वॉन सेविग्नी की बात कर रहे थे, उनका इंट्रोडक्शन देखा कि ही इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक कार्ले वॉन सेविग्नी था। फ्रैंकफर्ट ऑफ जर्मनी में ये बॉर्न हुए थे 1779 में, यह पता होना चाहिए। एजुकेशन मार्कबर्ग से ली थी, उसके बाद में ये एज ए यूनिवर्सिटी बर्लिन में एज ए प्रोफेसर अपॉइंट किए गए थे। देन मिनिस्टर ऑफ जस्टिस भी अपॉइंटेड किए गए थे। इनके 3 फेमस वर्क्स हैं। ही डाइड इन बर्लिन इन 1861 एंड इन्होंने लॉ के बारे में कहा था इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। उसके बाद में इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको इन्होंने नाम दिया वॉल्गीस्ट। इन्होंने कहा जो ओरिजिन ऑफ लॉ है वो लोगों की पॉपुलर स्पिरिट ऑफ पीपल के थ्रू, यानी लोगों की नीड्स और नेसेसिटीज़ पे, और उसी चीज़ को इन्होंने नाम दिया वॉल्गीस्ट। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया है। अब हम लास्ट चीज़ की बात करते हैं, वो है इनको क्रिटिसाइज किन किन लोगों ने कहा। ठीक है, the criticism against the Savigny's theory of law. The Savigny's theory of law is negative, obscure, and suffers from the narrow Secretarian outlook. It was against the codification of law, which is one of the most accepted forms of the modern progressive legislation. यानी कि आज की डेट में हम लोग किस लॉ को मानते हैं, जो कि कॉडिफाइड है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कॉडिफाइड लॉ को इतना इंपॉर्टेंस, लॉ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। ये क्या था, बोलते बोलते मैं थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है मेरा, तो लॉ नहीं होता, इट्स लॉ। ठीक है, कभी मैं गलती से बोल दूँ तो भूल जाना। सो क्या कह रही थी, हाँ, इनकी जो थियोरी थी वो बहुत नेगेटिव थी। आज की डेट में हम लोग जो बेसिक बिलीव जो होता है वो जो लॉ कॉडिफाइड है उस पर बात करते हैं, ना कि जो कि हम कस्टम्स और उन पर इतनी ज़्यादा बातें करते हैं। तो एक नेगेटिव थियोरी थी। सेकंड, द सेविग्नीज असर्शन दैट द पॉपुलर कॉन्शियस इज द सोल सोर्स ऑफ लॉ इज़ नॉट ओनली ट्रू। यानी कि सिर्फ कस्टम्स, लोगों की नीड्स और नेसेसिटीज़ पे लॉ बेस्ड नहीं होता है, मतलब जो सोल सोर्स नहीं है वो लॉ का, और भी अदर सोर्सेज हैं जहाँ से हम लोग लॉ डिराइव करते हैं। ही ओवरलुक्स द इम्पैक्ट ऑफ द अदर सोर्सेज, मतलब बाकी सोर्सेज को ये ध्यान में देते ही नहीं, ध्यान में इन्होंने दिया ही नहीं। ठीक है, then inconsistency to the theory, the Savigny on the one hand emphasized on the national character of the law, but on the other hand he recommended the method of Roman law to be adopted for the modern conditions. यानी कि एक तरफ तो उन्होंने क्या कहा, लोगों के नेशनल कैरेक्टर की बात करी, दूसरी तरफ ये लोग कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के बारे में भी इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को सपोर्ट किया। अब दोनों चीज़ों की बात करी तो थियोरी में क्या आई, इनकन्सिस्टेंसी आई। सो इस चीज़ के लिए भी इनको क्रिटिसाइज किया गया। द सेविग्नीज थियोरी हेल्प्ड मैनी नेशंस टू परवर्ट इट फॉर प्रमोटिंग देयर ओन आइडियोलॉजीज। उनकी थियोरी की वजह से बाकी नेशंस को भी क्या चीज़ मिली कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज को भी आगे प्रमोट किया। द सेविग्नीज व्यू that the customs are always based on the popular conscious is not acceptable. Customs सिर्फ लोगों की popular consciousness होते हैं, ये बात सच में बहुत गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आज भी नहीं होता है, पहले तो शायद मेरे को लगता है थोड़ा बहुत होता होगा, बट आज की डेट में तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैनी कस्टम्स सच एज स्लेवरी, बॉन्डेड लेबर ओरिजिनेटेड टू अकॉम्प्लिश द सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ द एम्पावर। यानी कि उस समय जो लोग पावर में थे, ये एग्जाम्पल दिया है बेसिकली इन्होंने कि जो स्लेवरी है, बॉन्डेड लेबर्स है, ये कस्टम्स है, यानी कि नौकर का बेटा नौकर बनेगा, स्लेव का बेटा स्लेव बनेगा। तो ये जो भी बातें होती थी, तो उन्होंने कहा कि ये लोगों ने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, जो लोग उस समय पावर थे, उस समय इन्होंने कस्टम बनाया कि इसका बेटा यही बनेगा। पर आज की डेट में ये नहीं होता है। आई थिंक सो जो सबसे लोग गरीब होते हैं आजकल, ऑटो ड्राइवर के बच्चे IAS बनते हैं,
कोई पुलिस ऑफिसर बन रहा है। सो टाइम हैज़ बीन चेंज, ठीक है, ऐसा नहीं है। इन्होंने कस्टम को इतना इंपॉर्टेंस दिया, इन्होंने कहा वो चीज़ भी सही नहीं है। इस तरीके से वॉन सेविग्नी को क्या किया गया था, क्रिटिसाइज़ किया गया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच अगर आपने इसको अभी तक वॉच किया है इसलिए, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट भी करना अगर अच्छा लगा हो तो। कोई और वीडियो चाहिए हो उसका सजेशन भी आप लोग मुझे दे सकते हैं। और क्या करना है, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ठीक है, ऐसा टाइप का दिखता है कुछ साइड में, ठीक है। सब्सक्राइब हो गया, लाइक हो गया, कमेंट भी हो गया, और थैंक यू सो मच अगर आपने इस वीडियो को अभी तक वॉच किया है, समझ में आया हो तो थैंक यू सो मच। नोट्स चाहिए हों अगर आपको PDF फॉर्म में तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग DM कर सकते हैं, IT है जुडिशरी अकेडमी के नाम से, ठीक है। ओके, सी यू, बाय बाय, टिल देन, टाटा बाय बाय, ओके बाय।